हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट दिसंबर 2023 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी यानी दोस्तों बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 2। दोस्तों यह क्लास आपके पेपर 1 व पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। अभिकथन दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत ज्यादा है सीटेट में दोस्तों, और सीटेट बहुत पूछता है इस प्रकार के क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है परीक्षा में। अभिकथन दिया गया है, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका कारण दिया गया है, मौखिकीकरण और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या ए और आर दोनों कथन दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, या दोस्तों ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ए सही है लेकिन आर गलत है, या दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं? बताइए। अभिकथन में कहा गया है कि जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पाता तो अध्यापक या अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है और इसका कारण बताया गया है कि मौखिकीकरण और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है, जो कि बिल्कुल सही बात दी गई है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा की जाए या बातचीत की जाए, या चर्चा से बचा जाए। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें। रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। बताइए दोस्तों, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है दोस्तों, लड़का और लड़की में भेद करना। क्या करना? भेद करना। जैसे रूढ़िवादिता क्या हो गई कि जैसे लड़कियां केवल घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, एक रूढ़िवादिता हो गई। और दोस्तों इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे लड़कियां केवल लड़कियों को मैथ नहीं आती, ये सब रूढ़िवादिता है। तो इन्हीं के विषय में है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को क्या करें दोस्तों? चुनौती दें। क्या करें दोस्तों? चुनौती दें। ऐसे उदाहरणों को पेश किया जाए। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे? मिश्रित योग्यता समूह बनाओगे, पाठ्यक्रम को समृद्ध करोगे, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, विद्यार्थियों का नामकरण करना, या दोस्तों वर्गीकरण करना? बताइए। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस है को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? तो दोस्तों आप क्या करेंगे अपनी कक्षा में? बताइए। तो दोस्तों आप करेंगे मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे, यानी अलग अलग योग्यता के समूहों, अलग अलग योग्यता वाले छात्रों का क्या करेंगे? एक समूह बनाएंगे। और क्या करेंगे? पाठ्यक्रम को अपने क्या करेंगे? समृद्ध करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? समृद्ध करेंगे। और जो अध्यापन का तरीका है वह बाल केंद्रित अपनाएंगे। क्या करेंगे? बाल केंद्रित अपनाएंगे, ना कि विद्यार्थियों का आप वर्गीकरण करेंगे। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कक्षा में चर्चा और बहस को क्या कर दिया जाए? टाल दिया जाए, या विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, या रटकर याद करने पर बल दिया जाए, या विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए? बताइए दोस्तों, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? क्या दोस्तों यदि आप चर्चा या बहस को टाल देंगे तो क्या विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच विकसित होगी?
तो बिल्कुल नहीं होगी। विद्यार्थियों को चिंतन के लिए समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो दोस्तों समय देना चाहिए। क्या रट कर याद करने पर बल देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि समझकर। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि बच्चों को सहयोगात्मक कार्य देना चाहिए ताकि बच्चे आपस में अंतःक्रिया करके सीख सकें। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित, मानदंड केंद्रित, रचनात्मक या मानकीकृत? बताइए दोस्तों, जो अधिगम हेतु मूल्यांकन है वह किस प्रकार का होना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विभिन्न सजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? सजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को समान सजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। मतलब दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं, इसको आप दो प्रकार से सोच सकते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश से या सामाजिक परिवेश से आए हुए बालक हैं, या दोस्तों सजाती को आप दो प्रकार से समझ सकते हैं। किस प्रकार से? या तो आपकी कक्षा में मान लीजिए विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाले बालक आए हुए हैं या व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बालक आए हुए हैं, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आप उनके साथ क्या करेंगे? क्या विद्यार्थियों को समान सजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए? यानी दोस्तों जो एक ही संस्कृति के बालक हैं उनको एक वर्ग में रख दो, जो अलग संस्कृति के बालक हैं उनको अलग वर्ग में रख दो। क्या ऐसा कर देना चाहिए? या ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो? या प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए? या विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? आपकी कक्षा में विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश वाले बालक आ गए हैं तो आप क्या करेंगे? क्या दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आपको ध्यान देना होगा। क्या प्रभुत्ववादी संस्कृति यानी किसी संस्कृति विशेष का जिसका प्रभुत्व है, जिसका प्रभुत्व है, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्या आप उनको उनके आधार पर आप मानकीकृत पाठ्यक्रम बनाएंगे? तो आप ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और क्या हो दोस्तों? सम्मान पैदा हो। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? मान लीजिए दोस्तों आपका स्कूल जो है वह विभिन्न सुविधाओं की पहुंच को पाने के लिए सीढ़ियां हो गई, दरवाजे हो गए, या दूसरे जो दोस्तों वास्तुकला वाले से संबंधित जो स्वरूप हैं, स्वरूपों में क्या कर रहा है? जो बाधाएं आ रही थी विद्यार्थियों के लिए उनको दूर करने का प्रयास कर रहा है। उसको दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचना में भी बदलाव कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? क्या मुख्य धारा प्रोत्साहित कर रहा है, या बहिष्करण प्रोत्साहित कर रहा है, या एकीकरण, या दोस्तों समावेशन प्रोत्साहित कर रहा है? तो दोस्तों ऐसा करके जो आपका विद्यालय है वह क्या कर रहा है? वह समावेशन प्रोत्साहित कर रहा है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तीक्ष्ण दृष्टि से जूझते, माफ करिएगा, क्षीण दृष्टि से जूझते, यानी दृष्टिबाधित, यानी कम, जिनको कम दिखाई देता है, यानी हल्की दृष्टिबाधिता है, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? दृश्य से अव्यवस्थित नोट्स देने से, आवर्धक लेंस देने से, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकों को देने से, या स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख देने से बचना चाहिए? बताइए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अध्यापक को दृश्य से अव्यवस्थित नोट्स, यानी जो देखने में अव्यवस्थित रूप से नोट्स हैं, जो सही से जिनके अक्षर नहीं दिख रहे हैं, ऐसी नोट्स बच्चों को देने से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस क्या होता है दोस्तों? एक इस प्रकार का लेंस जिससे जो बालक की क्षीण दृष्टि है उसको सही प्रकार, उसकी दृष्टि सही हो जाती है जिस लेंस को लगाने के बाद। और बड़े आकार में कोई छपी पुस्तक होगी तो उससे भी बालक को साफ नजर आएगा। और स्पर्श
स्पर्शनीय मानचित्र होगा तो बालक उसको छूकर भी महसूस कर पाएगा। यानी ऑप्शन बी, सी और डी बिल्कुल सही है, परंतु ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अवधान न्यूनता यानी दोस्तों उनका ध्यान सही तरीके से केंद्रित नहीं होता, उनको बोलते हैं अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। वे अक्सर वस्तुओं को कुल बुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। बताइए दोस्तों जो अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थी होंगे उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें पूछा नेगेटिव पूछा था, तो दोस्तों जिनका जो अवधान न्यूनता यानी कम ध्यान केंद्रित करने वाले होंगे उनकी लंबे समय तक अवधान अवधि कैसे हो सकती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों में छोड़कर सीधे उच्च श्रेणियों में पदोन्नत कर दिया जाता है। यानी दोस्तों एक प्रतिभावान विद्यार्थी है, वह कक्षा 1 में मान लीजिए अभी पढ़ रहा है, तो उसको कक्षा 2, 3 छोड़ के उसको सीधे 4 में प्रमोट कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है। त्वरण उपागम का या समृद्धिकरण का, प्रोत्साहन का या संश्लेषण का। बताइए कक्षा 1 से उसको सीधे कक्षा 4 में प्रमोट कर दिया गया, तो दोस्तों ये किस प्रकार का उपागम है। तो दोस्तों यह एक त्वरण उपागम है। कैसा उपागम है? त्वरण उपागम है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अभिकथन ए दिया गया है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। बताइए अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। अभिकथन और कारण के संबंध में कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ए है वह सही है, लेकिन जो आर है वह गलत है। आपको साफ नजर आ रहा है कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए क्या करना चाहिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, परंतु विद्यार्थी से सफलता की कम से कम अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए अध्यापक को, बल्कि एक अच्छी और सबके समान अपेक्षा रखनी चाहिए। इसलिए ए सही है, लेकिन जो आर है वह गलत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर ... निर्मिति है जबकि लिंग ... निर्मिति है। जेंडर दोस्तों यह एक सामाजिक निर्मिति है, जबकि जो लिंग है यह एक जैविक निर्मिति है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा कर देना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, या दोस्तों उनका दमन कर देना चाहिए। बताइए तो दोस्तों एक अध्यापक के रूप में अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अधिगम की प्राथमिकताओं में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। बताइए जो आकलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जो आकलन है इसका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति क्या करना समझ बनाना, यानी विद्यार्थी किस प्रकार से सीखने में अपने वृद्धि कर रहे हैं इस चीज की समझ बनाना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विचार विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, या दोस्तों विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि है जो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को क्या करेगी? प्रोत्साहित करेगी, यानी बढ़ावा देगी। तो विद्यार्थियों को दोस्तों विचार विमर्श के लिए यदि आप समय देंगे तो उनके अंदर समालोचनात्मक चिंतन क्या होगा? प्रोत्साहित होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? मान लीजिए दोस्तों सुविधा वंचित समूह के जो कुछ विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में आते हैं, तो उनको समावेशन में कौन सा अवरोध उत्पन्न हो सकता है? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। बताइए। तो दोस्तों यदि आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हैं तो ये अच्छी चीज है समावेशन के लिए, वहीं रचनात्मक आकलन भी अच्छी चीज है समावेशन के लिए, और बाल केंद्रित उपागम तो है ही। परंतु जो रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं हैं, यानी जो रूढ़िवादी जो धारणाएं बच्चों के प्रति बनी हुई है, सुविधा वंचित समूह के बच्चों के या विद्यार्थियों के प्रति बनी हुई है, वह दोस्तों समावेशन में क्या करती हैं? अवरोध उत्पन्न करती हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में डॉट डॉट का कारण बनता है या देता है? स्केच बनाना, वाचन, देखना या सुनना। बताइए जो पठन वैकल्य है वह प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल डॉट डॉट का कारण बनता है, या यूं इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझिए कि प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल को प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो पठन वैकल्य है यह किस कौशल को प्रभावित करेगा? तो स्केच बनाने को प्रभावित करेगा। स्केच बनाना दोस्तों किससे संबंधित है? एक प्रकार से लिखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। स्केच आप बनाएंगे तो उसमें दोस्तों हाथ का उपयोग किया जाएगा, पेन पेंसिल का उपयोग किया जाएगा, एक प्रकार से लिखने से संबंधित है, और पठन वैकल्य लेखन विकार है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का भी है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जितनी संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, या इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। आपकी कक्षा में मान लीजिए दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, तो उनको सहजता के साथ शामिल करने के लिए आप क्या करेंगे? जितनी संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं क्या आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे, या कक्षा में समर्थक उपकरणों, यानी समर्थक उपकरणों को उपकरण वे होते हैं दोस्तों जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद करते हैं, यानी स्पर्शिक जो उपकरण होंगे, जैसे मैप हो गया, उभरा हुआ मैप, स्पर्श करके बच्चे उसको समझ पाएंगे। तो क्या ऐसी चीजों को बाधित कर देना चाहिए, यानी बैन कर देना चाहिए क्लास में? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। ऑप्शन सी तो थोड़ा सही लग रहा है, देखते हैं चौथा कौन सा ऑप्शन है। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य दे देने चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। तो अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो लिखित सूचनाएं हैं वो मौखिक रूप से बच्चों तक क्या कर देनी चाहिए? पहुंचा देनी चाहिए, या संप्रेषित कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, या औसत से ऊपर बुद्धि का स्तर। बताइए जो स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थी हैं, यानी जो स्वयं में लीन रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता,
वो बताइए उनके प्रातिनिधिक पहचान यानी उनकी पहचान की विशेषता कौन सी है। तो दोस्तों जो उनका संप्रेषण कौशल होगा वह बेहद ही अवरुद्ध होगा, यानी सही से वह संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ नहीं कर पाएंगे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। बताइए बच्चों में जो प्रतिभाशीलता है वह किस प्रकार से परिलक्षित होगी, यानी दोस्तों दिखाई देगी कि यह जो है बालक जो है यह प्रतिभाशाली है। तो दोस्तों बोधगम्यता का जो उसका स्तर होगा वह उच्च होगा, जिससे यह पता चलेगा कि वह क्या है, प्रतिभाशाली बालक है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना, छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्देशित खोज के अवसर प्रदान करना। बताइए रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है। सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना यह एक रचनात्मक कार्य है, चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना यह भी एक रचनात्मक कार्य है, छात्रों द्वारा पाठ्य पुस्तक के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित यानी ज्यों का त्यों छाप लेना, तो यह सृजनात्मक या रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है? महारत उन्मुख लक्ष्य, प्रदर्शन उन्मुख, कार्य परिहार या असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। बताइए नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी यानी नकल ही क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है? तो दोस्तों नेहा जो है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य तय कर रही है, यानी वह केवल अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, उसके लिए फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, कोई भी गलत तरीका यानी नकल जैसे गलत तरीके को अपनाना पड़े, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? भय, क्रोध, खुशी या चिंता। बताइए सार्थक सीखने की जो प्रक्रिया है उसको क्या करती है, सुगम बनाती है। जब आप दोस्तों खुश होंगे, आप खुश होंगे तो आपका दिमाग सही तरीके से कार्य करेगा, तो आप जो सीख रहे हैं उसको आसानी से सीख पाएंगे, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा है, मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा है, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है? बुरी किस्मत पर, योग्यता की कमी पर, प्रयास की कमी पर या बाहरी कारक पर। बताइए जैसे दोस्तों आप ही होते हैं, कहते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट तो आता है पर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया सही तरीके से, तो ये किस प्रकार के का प्रत्यारोपण है, किस पर आप प्रत्यारोपण कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं? तो दोस्तों आप प्रयास की कमी पर आरोप लगा रहे हैं, यानी मैंने प्रयास सही से नहीं किया इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं क्या कहलाती है? स्वनियमन, आत्मसातकरण, अंतर वस्तुनिष्ठता या अनुकूलन। बताइए वह क्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह क्या कहलाती है, स्वनियमन कहलाती है, यानी स्वयं से अपने विचार, अपने व्यवहार और भावनाओं को क्रियाशील करना या कंट्रोल करना स्वनियमन कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में
प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली है? अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प या डिजाइन का, योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण और व पृथक्करण, आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण, बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा पैदा करना। बताइए दोस्तों, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली कौन सी हो सकती है? तो अधिगम के लिए दोस्तों सार्वभौमिक अभिकल्प यानी डिजाइन का प्रयोग करना। जहां पर भी दोस्तों पृथक्करण, नामीकरण ये शब्द आते हैं, प्रतिस्पर्धा, ये सभी निगेटिव वर्ड है और इसमें पॉजिटिव पूछा है, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, विकास अनिरंतर होता है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है, विकास केंद्र से बाह्य की तरफ होता है। बताइए, विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है वह क्या कहता है? तो दोस्तों यह कहता है विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है? फुटबॉल को धकेलना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना या मोती में धागा पिरोना। दोस्तों सुई में धागा पिरोना, पेंसिल पकड़ना और मोती में धागा पिरोना, ये दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल है। कौन से हैं? सूक्ष्म गतिक कौशल। जबकि जो ये फुटबॉल को धकेलना है यह दोस्तों स्थूल गतिक कौशल है। कौन सा है दोस्तों? स्थूल गतिक कौशल है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक? बताइए। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विज्ञान मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। कौन कौन सी? ये चारों लिखी हुई हैं। बताइए इनमें से कौन सा है जो सही है आंसर? बच्चा जो है तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है तो वह होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और यह इसका एज ग्रुप होता है 11 से 15 वर्ष। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जब नई जानकारी से बच्चों का जब नई जानकारी से सामना होता है या जो सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचना यानी स्कीमा दोस्तों क्या होता है? ज्ञान की एक इकाई होती है। क्या होता है? ज्ञान की एक इकाई होती है स्कीमा को संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों स्कीमा में जो संशोधन है यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्या अनुसरण, समावेशन या समायोजन या मौखिकीकरण? बताइए क्या कहलाएगी? तो दोस्तों ये स्कीमा में संशोधन की प्रक्रिया हमेशा समायोजन कहलाती है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।